अच्छा, एक चीज अभी है, मैंने पढ़ाना तो शुरू कर दिया है हिंदी माध्यम वालों के लिए ना, मैं अलग से लेकर आने वाला हूँ, तो अभी इसी में पढ़ाऊंगा। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सो हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं अकाउंट्स के नए ब्लूप्रिंट के अनुसार। अभी हम थ्योरी पार्ट स्टार्ट करेंगे अकाउंट्स का। ये थ्योरी की पीडीएफ फाइल जिन स्टूडेंट्स के पास नहीं है तो वो लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं डायरेक्ट मेरे ऐप से। आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहां पर पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। वहां से अगर डाउनलोड करने में दिक्कत है तो आप स्क्रीन पर दिए गए इस नंबर पर जो है मुझे मैसेज कर दीजिए व्हाट्सएप पे। तो इस व्हाट्सएप पे मैसेज आने के बाद मैं आपको पीडीएफ फाइल भेज दूंगा। इस पीडीएफ फाइल को हम पढ़ने के पहले कुछ इसके बारे में मैं बता देता हूँ, 2 या 3 मिनट, फिर हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखिए अकाउंट्स का फाइनली पेपर आपकी डेट आ चुकी है पेपर की। पेपर कब होना है? फैब में होना है। एग्जैक्ट डेट भी सभी स्टूडेंट्स को मालूम है, मुझे अभी एग्जैक्टली डेट याद नहीं है, ठीक है। तो आपका पेपर होना है फैब में। आपने तैयारी शुरू कर दी है, लेकिन तैयारी आप कैसे करेंगे? आपके पास प्रॉब्लम ये है कि आपने जब जुलाई से पढ़ना स्टार्ट करा था, जुलाई या अगस्त से, तो आपने पहले कोई ब्लूप्रिंट था नहीं, पुराने पैटर्न से आप पढ़ते गए पुरानी सारी चीजें। फिर उसके बाद ब्लूप्रिंट आया। ब्लूप्रिंट आए हुए लगभग 1 महीने हुए हैं अभी। तो ब्लूप्रिंट के अनुसार अभी स्टडी मटेरियल तैयार नहीं है, इसलिए मैं आप लोगों के लिए खुद ये स्टडी मटेरियल तैयार करके ला रहा हूँ। अब इसको पढ़ने के पहले कई सारे स्टूडेंट हैं, क्योंकि आप लोग मुझे जानते नहीं हैं, इसलिए आपके मन में बिल्कुल ये डाउट होगा कि सर इसको पढ़े कि नहीं पढ़े। ऐसे यूट्यूब पे हर फालतू के चैनल वाले भी पीडीएफ फाइल देते हैं। तो देखिए जो यूट्यूब पर देते होंगे वो यूट्यूबर है, वो कोई टीचर नहीं है ना। मैं प्रोफेशनल क्लासेस पढ़ाता हूँ भोपाल में, पिछले 11 सालों से पढ़ा रहा हूँ मैं, एमपी बोर्ड, ठीक है। तो आपको यहाँ पर जो कंटेंट मिलना है वो एक कोचिंग क्लासेस का मिलना है, ना कि किसी यूट्यूब चैनल का मिलना है। यूट्यूब चैनल तो ठीक है, कोचिंग क्लासेस हमारी है, उसके बाद यूट्यूब है, राइट। तो आप ऐसा जो स्टूडेंट इसको यूट्यूब पर पढ़ रहे हैं, वो बार बार इसलिए बोल रहा हूं मैं, क्योंकि एक ह्यूमन साइकोलॉजी है कि अरे फ्री में मिल रहा है, अरे ऐसे ही होगा, बकवास होगा। और आखिरी में जब आप पेपर देकर आएंगे तो 100% जब यहीं से सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको तो आप पछताएंगे। मेरे यूट्यूब चैनल पर 2019 के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने अपलोड करे थे फर्स्ट टाइम। मेरा यूट्यूब चैनल ये मध्य प्रदेश का पहला यूट्यूब चैनल था कॉमर्स की फील्ड में, बाकी सब बाद में आए हैं, अभी और भी लोग हैं। तो 2019 के पेपर में भी मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए थे, सब कुछ वहीं से आया था। फिर यही कहानी थी 2020 का भी जो पेपर हुआ था। 2020 में जो पेपर मतलब हुआ था वो भी शायद जून में हुआ था, 28 जून को। उसमें भी अकाउंट्स और बिजनेस स्टडीज के 100% क्वेश्चंस आए थे उसी से। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पढ़ा था। मेरे स्टूडेंट्स कुछ हैं जिन्होंने अपने डिस्ट्रिक्ट में टॉप भी करा था, उन्होंने भी मैसेज करा कि सर हमने सब कुछ यहीं से पढ़ा है। फिर अभी जो एक पेपर और, खैर इस बार लास्ट टाइम हुआ नहीं था तो मुझे मालूम है, डोंट वरी। देखिए ये पीडीएफ फाइल मैं अभी जैसे रिसेंटली, मुझे 4-5 सालों का तो बिल्कुल याद है कि भाई 2015, 16, 17, 18, 19 एग्जैक्टली जो भी मैं नोट्स बना करके देता हूं, क्योंकि नोट्स बनाने में बड़ी मेहनत लगती है, तो सब कुछ वहीं से आया है, ठीक है। तो जितने भी स्टूडेंट इस मतलब यहां से पढ़ना चाहते हैं तो आप बिल्कुल पूरा भरोसा करके पढ़िए। मैं अब आप लोगों के साथ में एग्जाम तक बिल्कुल बना रहूंगा। इसमें देखिए आप भी सहयोग करिए। मैं 90% से भी ज्यादा चीजें यूट्यूब पर लेकर आऊंगा, तो आप यूट्यूब में भी जो लोग देख रहे हैं उसको आप शेयर करें, लोगों को बताएं तो और अच्छा रहेगा, मुझे अच्छा लगेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन यूनिट 1 से, ठीक है। तो भाई यूनिट 1 हमारी है बिजनेस अकाउंट्स की, जिसका नाम क्या है? नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अब जो हिंदी माध्यम के छात्र हैं, मैं माफी चाहता हूं आप लोगों से। मैं वैसे इसी पीडीएफ फाइल में, इसी नोट्स में, यहीं पर हिंदी में भी लिखने की सोच रहा था, तो अब मैं हिंदी माध्यम के लिए अलग से बनाऊंगा। हालांकि मैं 1-2 चैप्टर के बाद जो है ना, पार्टनरशिप की जब थ्योरी पढ़ाऊंगा तो यहीं पर हिंदी भी लिखी रहेगी। तो हमको, मेरे को आसानी ये होगी कि एक ही लेक्चर में दोनों लोगों के लिए हो जाएगा। तो अभी जो हिंदी माध्यम के छात्र हैं वो इस लेसन को पढ़ें, मैं हिंदी में भी चीजें समझाऊंगा, क्लियर है। तो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अब एग्जाम में कितने नंबर का आना है, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है। तो इस चैप्टर से एग्जाम में जो फाइनल आना है आपको, वो आना है 2 नंबर और 3 नंबर की थ्योरी आना है। अब ध्यान से सुनिएगा, मेरी समस्या या और भी जो टीचर्स होंगे उनकी समस्या क्या है
कि इस चैप्टर से बोर्ड जो है अभी तक मतलब पिछले 10-12 सालों का या उसके पहले भी हमेशा पहले 6 नंबर के क्वेश्चन, फिर 5 नंबर के और 4 नंबर के फेवरेट क्वेश्चन इससे आते थे। लेकिन अब इस बार बोर्ड ने ये डिसाइड करा कि भाई पहले चैप्टर से तो 2 नंबर और 3 नंबर की चीजें ही आनी है। थ्योरी में भी दिक्कत हो गई और न्यूमेरिकल में भी दिक्कत हो गई। थ्योरी तो चलो ठीक है, छोटी मोटी थ्योरी हमने बना ली, यहाँ से चैप्टर से निकाल लिया कि मैक्सिमम इतनी थ्योरी बन सकती है। न्यूमेरिकल में बड़ी प्रॉब्लम हो गई, तो वो चीजें हम डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल में। अभी हम थ्योरी पढ़ते हैं कि ऐसी कौन सी अनुमानित थ्योरी है इस अध्याय की जो आपसे पेपर में पूछी जाती है। और ये क्वेश्चन 100% ट्रस्ट वर्दी है, चाहे आप अकाउंट्स में राठी की बुक से पढ़ रहे हो, चाहे शिवलाल की बुक से पढ़ते हो, चाहे परीक्षा बोर्ड से पढ़ते हो, कहीं से भी पढ़ते हो आप, ठीक है। आपके लिए ये जो थ्योरी दिया है मैंने, इसके बाहर से अकाउंट्स के पेपर में पहली यूनिट से कुछ भी नहीं आएगा, मात्र ये 10 प्रश्न पढ़ना है। एक चीज और, पेपर में आना क्या है भाई, इससे 2 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा और 3 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा। क्या ये न्यूमेरिकल होगा या थ्योरी होगी? तो देखिए, और में भी क्वेश्चंस आते हैं, तो इट में बी न्यूमेरिकल और इट में बी थ्योरी, बट अभी थ्योरी पढ़ रहे हैं, जब इसका न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे तो वहां पर भी बात कर लेंगे, ठीक है। तो 2 नंबर और 3 नंबर के क्वेश्चन आने हैं, मतलब सिर्फ 2 प्रश्न आने हैं, और आपको पढ़ना कितना है? 10 प्रश्न। तो क्या इस 10 में से ही 2 आएंगे? बिल्कुल इस 10 में से ही 2 आएंगे, ये बात आपको पता चलेगी जब आप पेपर में बैठेंगे उस दिन, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं बन सकते हैं, ठीक है ना। आइए, अब इसको हमें खत्म करना है आज के लेक्चर में ही सॉरी। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हिंदी मीडियम वाले भी ध्यान से सुनिएगा। व्हाट, अच्छा एक चीज और है, टाइपिंग में ना कुछ इस जगह पे स्पेलिंग गड़बड़ी हो सकती है, तो घबराना नहीं है। इसका ये मतलब नहीं हुआ कि मुझे अंग्रेजी नहीं आती है, मतलब ये हुआ होगा कि कहीं ना कहीं मिस्टेक हुई होगी, क्योंकि मैंने 3 दिन में ही पूरी पीडीएफ बनाई है मेहनत करके, ठीक है। आइए, What are the books kept by a non-trading institution? 2 नंबर का प्रश्न है ये। मैंने इसको पहले इसीलिए लिखा, ये प्रश्न ये पूछता है कि भाई जो नॉन ट्रेडिंग इंस्टीट्यूशंस हैं वो कौन कौन सी बुक मेंटेन करते हैं। अच्छा प्रश्न है, बिल्कुल पूछा जा सकता है। दूसरी बात, ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ध्यान से सुनिएगा। अब कौन कौन सी बुक्स मेंटेन करते हैं भाई, ये किताबों के नाम है उनके, वो बनाते हैं पहले कैश बुक, फिर एक डोनर रजिस्टर, कौन कौन दान देता है वो बनाते हैं, एक मेंबर रजिस्टर होता है, उनके कितने सदस्य हैं, एक फीस रजिस्टर होता है। अब आप कहेंगे सर ये फीस क्यों लेते हैं? ये भाई आपको पता है कि जैसे कोचिंग क्लासेस, मतलब शिक्षा देने का काम भी ना, स्कूल जो होती हैं वो भी नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, सरकारी स्कूल, फिर भी वो कुछ फीस लेते हैं 10-20 रुपए। तो ऐसे ही है, कई सुविधाएं कम पैसों पर दी जाती हैं, वो भी तो नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। तो वो भी, जैसे मैं अपने चैनल को भी नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में ही गिनता हूं। मैं भले आप लोगों से फीस लेता हूं, बट बहुत नॉमिनल चार्जेस लेता हूं, कोई बड़ी फीस नहीं लेता। जब मैं ऑफलाइन क्लासेस पढ़ाता हूं तो मैं अकाउंट्स पढ़ाने के 5,000 रुपए लेता हूं, लेकिन वही अकाउंट्स में 500 रुपए में भी पढ़ा रहा हूं, तो वो कोई इशू नहीं होता है ना। तो क्योंकि मैं यहाँ पे नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम कर रहा हूँ। पैसे लेना भी जरूरी है, नहीं तो फ्री की वैल्यू आप लोग करते नहीं है, कोई भी नहीं करता, मैं भी नहीं करता। चलिए अगला, सैलरी रजिस्टर, भाई कुछ कर्मचारी रखेंगे, उनको सैलरी देंगे। डोनेशन, मतलब कितने लोगों ने दान दिया है। आप एक चीज सोचिए, डोनर और डोनेशन रजिस्टर दोनों अलग अलग क्या होते हैं? हाँ, दोनों अलग अलग होते हैं। कितने दान दाता हैं ये लिखा जाता है, दान देने वाले एक्चुअल में, और कितने लोगों ने दिया वो यहाँ लिख लेंगे। फिर एक होता है मेमोरेंडम बुक, इसमें भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेमोरेंडम बुक्स में रखे जाते हैं, ठीक है। तो ये 7 बुकें हैं, 2 नंबर में आ सकता है, इनके नाम याद कर लीजिएगा। ओके, एक और प्रश्न है, क्या ये एग्जाम में 3 नंबर में आ सकता है? 2 में भी आ सकता है। ध्यान से सुन लीजिए इसको, इसको हिंदी में भी समझाऊंगा, तो सभी लोग सुनिएगा। एक्सप्लेन द receipt and payment account is not a mirror of economic status of an institution। हिंदी में ये प्रश्न कह रहा है कि प्राप्ति और भुगतान खाता जो है वो मिरर, नॉट अ मिरर ऑफ इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ एन इंस्टीट्यूशन, किसी भी इंस्टीट्यूशन की इकोनॉमिक पोजीशन सही नहीं बताता है। इसके बारे में आपका क्या सोचना है? तो मैं इस सेंटेंस से बिल्कुल सहमत हूं, एक्चुअल में ऐसा ही होता है। तो अब हमें यही लिखना है यहाँ पर। अब अंग्रेजी में क्योंकि पढ़ा रहा हूं मैं अभी, तो अंग्रेजी में पढ़ते हैं एक बार। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट रिवेल्स, मतलब रखता है ये, व्हाट
ओनली द रिसिप्ट एंड पेमेंट स्टेटस ऑफ अ नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। अगर आपने न्यूमेरिकल क्वेश्चन पढ़ा है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में, तो भाई डेबिट साइड में यहाँ क्या आता है, ऑल रिसिप्ट्स आती हैं, क्रेडिट साइड में क्या आता है, ऑल पेमेंट आती है। तो ये दोनों चीजें ही है ना यहाँ पे, ठीक है। ओके, तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट रिवील्स ओनली द रिसिप्ट एंड पेमेंट स्टेटस ऑफ अ नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। द फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ द इंस्टीट्यूशन कैन नॉट बी डिपिक्टेड इन द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, ठीक है। मतलब उस पता लगना है यहाँ पे एक्चुअल में उसकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है ये पता नहीं लगता है। नॉलेज ऑफ द इकोनॉमिक सिचुएशन कैन बी ऑब्टेन बाय लेटर, मतलब ना उसकी एक्चुअल पोजीशन हमें बाद में पता चलेगी। देयरफॉर इट would be fair to say that the receipt and payment account is not a mirror of economic status of an institution। देखिए बिल्कुल सीधा लिखा है, कोई घुमाया नहीं है। 2 नंबर 3 नंबर में, अगर 3 में भी आए तो भी चलेगा, ये प्रश्न पूछा जा सकता है और आप इसको इसी तरीके से लिखिएगा, इससे आसान भाषा में नहीं हो सकता ये, ठीक है ना। ओके, हिंदी माध्यम वालों के लिए पढ़ाऊंगा, फिर देखा जाएगा अलग से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें। What is capital fund? How it is calculated? आप कहेंगे सर ये तो पेपर में कभी आता है क्या? बिल्कुल आता है, 2019 में आया था ये, और इसको पहले कोचिंग वाले पढ़ाते नहीं थे, लेकिन मैंने पढ़ाया था क्योंकि एक सवाल में निकलवाते हैं कैपिटल फंड, तो वहां पर पढ़ाया था। 2019 के पेपर में आ चुका है ये कैपिटल फंड क्या होता है और ये कैसे निकाला जाता है, क्योंकि 2 नंबर का प्रश्न है। इसका फॉर्मूला भी आप लिखिएगा, मैंने यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। तो ध्यान से सुनिएगा, कैपिटल फंड क्या होता है। तो कैपिटल फंड इज द एक्सेस ऑफ ए नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस एसेट्स ओवर इट्स लायबिलिटीज, मतलब एसेट्स, एक्सेस ऑफ एसेट्स ओवर इट्स लायबिलिटीज। मान लीजिए कि 100 रुपए की एसेट है और 20 रुपए की लायबिलिटीज है, तो कैपिटल फंड होगा 80 रुपीज, ठीक है। इन अदर वर्ड्स द excess of assets over the liabilities for a profit earning organization is termed as capital, and the same for an NPO is termed as capital fund. Any surplus or deficit ascertained from income and expenditure account is added to the capital fund. It is also termed as accumulated fund. ध्यान से सुनिए, इसी को ही हम क्या कहते हैं, accumulated fund कहते हैं। क्लियर हो गया? ओके, हेलो, ओके, चलिए आगे बढ़े। ठीक है, तो 1-2 स्टूडेंट क्लास के बाहर हो गए थे, मैंने ऐसा सिस्टम किया है कि अगर आप अब बाहर होंगे तो पता नहीं चलेगा, मुझे मैसेज का भी पता नहीं चलेगा, ठीक है। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। स्टेट द मीनिंग ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। बड़ा ही आसान सा प्रश्न है, 2 या 3 नंबर में 100% पूछा जा सकता है ये, ठीक है। प्रश्न क्या कहता है कि भाई इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट की मीनिंग बताइए, क्या मतलब होता है इसका। तो इसको आइए पढ़ लेते हैं, ठीक है। नंदनी, आप क्लास में लेट जुड़े हैं तो गलती आपकी है। ये वीडियो मैं जब अपलोड करूंगा तो आप इसको देख लीजिएगा। अभी हम क्वेश्चन नंबर 4 से ही डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 एक बार मैं बल्कि फिर से समझा दूंगा। ओके, तो फिर से सुनिए, चौथा क्वेश्चन, तीसरा अब आपको ये वीडियो बैकअप में देख लीजिएगा। तो स्टेट द मीनिंग ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। प्रश्न को हिंदी में क्या लिखेंगे भाई, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट मतलब आय और आय व व्यय खाते से क्या आशय है, ये लिखना है आपको। सिंपल सा अकाउंट है, जिन स्टूडेंट ने ये थ्योरी नहीं भी पढ़ी होगी उनसे भी बन जाएगा ये, ठीक है। मीनिंग ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, तो इसकी थ्योरी क्या है भाई, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज सिमिलर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। इट इज अ नॉमिनल अकाउंट एंड इट इज प्रिपेयर्ड ऑन द एक्रूअल बेसिस। ध्यान से सुनिए सभी स्टूडेंट, यहाँ पर 2 लाइन मैंने बड़ी इंपॉर्टेंट लिखी है, ठीक है ना। ये कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, और ये किस बेसिस पर बनाया जाता है, एक्रूअल बेसिस पर बनाया जाता है। फिर ये क्या रिकॉर्ड करता है, इट रिकॉर्ड्स all the transactions of revenue nature, ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा, and it is related to the current accounting period, ठीक है, for which the books are maintained. All expenses and losses are recorded on the debit side of the account and all income and gains are recorded on the credit side.
द क्लोजिंग और द बैलेंसिंग फिगर में बी व्हाट, सरप्लस या फिर डेफिसिट। ये मतलब प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपने हजारों किए होंगे, इसके हजारों नहीं तो 10-20 तो किए होंगे। तो उसी चीज को यहाँ पर समझाया गया है, अंग्रेजी में लिखा है ये कि भाई क्या होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये लाइन भी अच्छी है, इट इज सिमिलर टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्लियर है? और इसमें खास बातें क्या क्या है, नॉमिनल अकाउंट खास बात है, एक्रूअल बेसिस, रेवेन्यू नेचर, ठीक है, करंट अकाउंटिंग पीरियड, ये वर्ड्स को आपको मेंशन करना है एग्जाम में। 4 क्वेश्चन हो गए, 5वें पर आइए बढ़ते हैं। और फिर से वही सिंपल सा क्वेश्चन है कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट किसे कहते हैं। देखिए ये चौथा 5वां ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, यही आएगा, कुछ अलग थोड़ी ना आएगा। तो कितना आसान है, हिंदी में इस प्रश्न को क्या बोलेंगे, प्राप्ति और भुगतान खाते से क्या आशय है। और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट आप लोग कई बार बना चुके हैं, उसी को लिखना है, उसी के बारे में लिखना है। तो भाई रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज अ समरी ऑफ कैश बुक। ऑब्जेक्टिव आएगा यहीं से, यही लाइन उठाएंगे 1 नंबर का। क्या, कौन सी लाइन उठाएंगे कि भाई रिसिप्ट एंड पेमेंट किस अकाउंट का समरी है, कैश बुक का। फिर ऑल कैश रिसिप्ट्स आर रिकॉर्डेड ऑन द रिसिप्ट साइड एंड ऑल कैश पेमेंट्स आर रिकॉर्डेड ऑन द पेमेंट साइड। ये तो नॉर्मल है। इट इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ कैश इन बैंक ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। किस बेसिस पर बनाया जाता है, जो कैश और बैंक के ट्रांजेक्शन कैश बुक में रिकॉर्ड किए जाते हैं। It began with the opening balance of cash in bank and end with the closing balances of cash in bank at the end of the accounting period. It records all cash and bank transaction, both the capital and revenue nature. ध्यान से सुनिए, ये भी इंपॉर्टेंट है कि ये दोनों ट्रू फॉल्स में पूछा जा सकता है। यही लाइन दे देगा, सेम एज इट इज, इट की जगह पर आ जाएगा रिसिप्ट एंड पेमेंट, तो वहां पर लिख देगा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट रिकॉर्ड ऑल द कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शन बोथ द कैपिटल एंड रेवेन्यू नेचर, और ये ट्रू माना जाएगा। तो देखिए ये जो लाइन लिखी है, ये आप एक क्वेश्चन मत मानिए, इनको 2 या 3 क्वेश्चन मानिए। ये मतलब ये 3 नंबर 4 नंबर दिलाएंगे आपको। ऑब्जेक्टिव भी यहीं से फ्रेम होंगे, ठीक है ना, क्योंकि ये नोट्स मैंने खुद बनाए हैं, मुझे मालूम है कि यहीं से आना है। एक सिंगल लाइन भी पेपर में इसके बाहर से नहीं आएगी, मुझे ये बात मालूम है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। एक और प्रश्न है भाई, व्हाट इज लाइफ टाइम मेंबरशिप फीस। लाइफ टाइम मेंबरशिप फीस क्या होती है। आप कहेंगे सर लाइफ टाइम तो छोड़िए, हमें पहले यही बता दीजिए भाई मेंबरशिप फीस क्या होती है। आसान है कि जो मेंबर्स पैसा देते हैं, मेंबर कौन होते हैं, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के बहुत सारे लोग मेंबर बनते हैं, ठीक है। तो जो मेंबर्स पैसा देते हैं वो मेंबर फीस होती है। तो लाइफ टाइम मेंबरशिप फीस क्या है, तो कई बार मेंबर्स हमेशा के लिए पैसा दे देते हैं। वो कहते हैं कि यार चलो हमको लाइफ टाइम मेंबर बना दो, मतलब 10 साल के लिए, 20 साल के लिए। फॉर द एग्जाम्पल आप किसी जिम में जाते हैं, एक जिम है जो बहुत सस्ते में वो जिम कराता है, तो आप कहेंगे ना उससे कि मुझे सदस्यता लेनी है, 100 रुपए ले लो, 500 रुपए ले लो, तो महीने का रहता है मान लीजिए। तो फिर वो कहेगा कि नहीं नहीं एक काम करो, आप 10 साल के लिए लो मेंबरशिप, क्योंकि आप इसी कॉलोनी में रहते हो, इसी तो कॉलोनी वालों के लिए एक ऑफर है, लाइफ टाइम मेंबरशिप फीस ले लो आप। तो लाइफ टाइम का मतलब ये नहीं कि पूरा जीवन जब तक जियोगे, लाइफ टाइम मतलब 5 साल 10 साल ऐसे ही हो सकता है। जैसे आपके फोन की वैलिडिटी बोलते हैं लाइफ टाइम, लेकिन वो 2-4 सालों में बंद कर देते हैं कभी भी। गॉट इट। तो लाइफ टाइम मेंबरशिप फीस का मतलब होता है एक लंबे समय के लिए जब कोई मेंबरशिप लेते हैं तो नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन सम पर्सन बिकम द लाइफ टाइम मेंबर ऑफ द फर्म। ओके, the fees taken from such kind of person is called as a lifetime membership fees. This fees is not a particular year, किसी एक साल की नहीं होती ना ये, ठीक है, इसीलिए for a whole मतलब बहुत सालों के लिए होती है। so it is treated as capital receipt and added to capital fund। ध्यान से सुनिए, लाइफ टाइम मेंबरशिप फीस हमारी रिसिप्ट तो होती है, पर कौन से नेचर की, कैपिटल नेचर की। और अगर कैपिटल नेचर की हो गई तो कहां जाएगी, कैपिटल फंड में जाएगी। मतलब हम इसको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में तो रिकॉर्ड करेंगे, बट इसको हम इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करेंगे, इसको डायरेक्टली बैलेंस शीट में ले जाएंगे। तो यहां पे भी ऑब्जेक्टिव आ सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। इट इज ऑल्सो शोन सेपरेटली इन द लायबिलिटी साइड, बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में लिखेंगे इसको। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय एंडोमेंट फंड। 2016 के, 16 नहीं सॉरी 19 में ये भी आया था, 2019 के पेपर में ये प्रश्न आ चुका है। ठीक है, क्या है प्रश्न, व्हाट डू यू मीन बाय एंडोमेंट फंड। एंडोमेंट फंड क्या होता है, इसकी डेफिनेशन एज इट इज याद कर लीजिएगा, समझाने से ज्यादा समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो क्या है ये, द कैश और एसेट्स, ध्यान से सुनिए, या तो पैसा या कोई संपत्ति, रिसीव्ड बाय द मेंबर, रिसीव्ड बाय होम, किसके द्वारा भाई, मेंबर्स के द्वारा। आप कहेंगे सर ये मेंबर्स क्या होते हैं, अरे मान लीजिए आपने एक नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बनाया, उसमें 10 सदस्य मेन है, वही सब काम देखते हैं, तो उनको अगर कोई कैश या कोई एसेट्स मिलती है ऑफ द कंसर्न फ्रॉम द थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन मतलब किसी ने दान दे दिया हो, बड़े लोगों ने, या कोई भी थर्ड पर्सन कोई भी हो सकता है, इट इज कॉल्ड एंडोमेंट फंड। ठीक है, और ये कैपिटल नेचर का होता है, इसलिए ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में लिखा जाता है, उसके बाद बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में चला जाता है। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। ओके, तो ये था क्वेश्चन नंबर कौन सा, 7। कोई डाउट हो, चैट ऑप्शन ऑन है। एंडोमेंट फंड का मीनिंग मैंने समझा दिया है, ठीक है ना। अक्षिता, आपको अब समझ में आई होप आ जाएगा, नहीं आ रहा है फिर से पूछिएगा, बताऊंगा मैं, बट लिखना यही है, दूसरा कुछ तरीका तो है नहीं इसका लिखने का। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। सभी लोग ध्यान से पहले क्वेश्चन को पढ़िए। स्टेट द मीनिंग ऑफ नॉट फॉर अ प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, पूछ ही लिया इसने, सिंपल सा क्वेश्चन है कि भाई एनपीओ होता क्या है, बार बार हम एनपीओ एनपीओ चिल्ला रहे हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनपीओ, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, बताओ जरा जल्दी बताओ। यही क्वेश्चन पूछ सकते हैं ये एग्जाम में, बिल्कुल आ सकता है, 2 नंबर में भी 3 नंबर में भी। ठीक है, तो अब जरा ध्यान से सुनिएगा। Not for profit organization with the prime objectives of providing services, and देखिए ऐसे ही लिखना है आपको, क्या है ये, प्राइम ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रोवाइडिंग सर्विसेज, मतलब इसका प्रमुख उद्देश्य सर्विसेज प्रोवाइड कराना होता है, नॉट टू अर्न प्रॉफिट, thereby enhancing the welfare of society, समाज के अच्छे काम के लिए ये काम करते हैं, मतलब समाज की भलाई के लिए काम करते हैं। सच ऑर्गेनाइजेशंस इंक्लूड्स, क्या क्या है इसमें, हॉस्पिटल्स हैं, स्कूल्स हैं, ट्रेड यूनियंस हैं, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ठीक है ना। द पर्सन्स और द ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल हु गवर्न एंड मैनेज द वर्किंग ऑफ एन एनपीओज आर नोन एज ट्रस्टी। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कितने नंबर का, या तो एमसीक्यूज या कहीं भी, कि भाई जो लोग काम को ऑर्गेनाइज करते हैं उनको हम क्या कहते हैं, फिल इन द ब्लैक्स में भी आ सकता है, कहीं भी आएगा ये, तो उनको ट्रस्टी कहते हैं। एंड द मेन सोर्सेस ऑफ इनकम, ध्यान से सुनिए, ये एक प्रश्न ही बन गया अगला, क्या, मेन सोर्सेस ऑफ इनकम, मतलब कि एक अलग से प्रश्न आ चुका है एग्जाम में, ठीक है ना। और मैं आपको एक बात बताता हूं, शायद 2016 या 17 के पेपर में 5 नंबर का क्वेश्चन आया था, क्या, राइट द सोर्सेस ऑफ इनकम। ठीक है, अब आप कहेंगे सर कि 5 नंबर में क्या ये ऐसे ही लिखना था, नहीं नहीं, इनकी डिटेल लिखना था। पहले आप लिखेंगे डोनेशन, फिर उसकी डिटेल, फिर सब्सक्रिप्शन, फिर उसकी डिटेल, फिर लाइफ टाइम मेंबरशिप, फिर उसकी डिटेल। तो यहाँ इसको भी आप कनेक्ट करिएगा क्वेश्चन को, ठीक है, कोई सिंगल क्वेश्चन नहीं है ये। तो इसी में कंटिन्यू है कि भाई इनकी आमदनी कहाँ कहाँ से होती है, डोनेशन है, सब्सक्रिप्शन है, लाइफ मेंबरशिप फीस है और ग्रांट्स है। ठीक है, एक चीज और, ये क्वेश्चन मुझे ऐसा लगता है कि मैंने आखिरी में दिया होगा, अगर नहीं दिया है तो आप इसको ही यहाँ पर एक क्वेश्चन मानिएगा, सोर्सेस ऑफ इनकम। ठीक है, ओके, अच्छा मैंने लिखा है, मैं सही आपसे बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं इस क्वेश्चन को ढूंढ रहा था लिखने के लिए, तो यहाँ अलग से भी मैंने 10वां क्वेश्चन लिया है, सो डोंट वरी अबाउट दैट। ओके, अब एक खास बात, सभी लोग ध्यान से सुनिएगा, अगर आप आज 2 साल पहले पेपर देने जाते होते और मुझसे पूछते कि सर पहले चैप्टर से मात्र एक थ्योरी बता दो कौन सी आनी है, तो वो यही थ्योरी हुआ करती थी, डिफरेंस बिटवीन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। 3 नंबर का है तो भाई 3 पॉइंट ही लिखना है, ज्यादा तो लिखना नहीं है। ठीक है, अब 3 पॉइंट लिखना है आपको। आप कहेंगे सर यहाँ तो कुछ दिया ही नहीं है, ब्लैंक ब्लैंक है। देखिए मैंने एक्चुअल में यहाँ पर कुछ लिखा नहीं, क्यों नहीं लिखा,
क्योंकि मैं इसको यहाँ तो बता ही दूंगा, बहुत सारे स्टूडेंट ना ये पहले से इस क्वेश्चन को प्रिपेयर रखते हैं, अलग अलग किताबों से पढ़ते हैं, तो कुछ भी याद कर लेते हैं वो, तो मैं उस याद करने को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। ठीक है, तो यहीं पर क्या आ जाएगा, बेसिस पॉइंट, पहले रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अब मैं कई सारे पॉइंट बता दूंगा डिफरेंसेस के, आप अपने हिसाब से लिख लीजिएगा। वैसे इस क्वेश्चन को पढ़ाने की जरूरत नहीं है, सारे बच्चे समझते हैं इस क्वेश्चन को, फिर भी पढ़ा देता हूं। ठीक है, पहला पॉइंट क्या हो सकता है भाई, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में ऑल कैश रिसिप्ट आता है ना, और यहाँ पे कौन सा आता है, ओनली करेंट ईयर रिसिप्ट। यहाँ पर कैपिटल एंड रेवेन्यू नेचर की दोनों चीजें आती हैं, और यहाँ पे ओनली रेवेन्यू नेचर की चीजें आती हैं, है ना। फिर ये कौन सा अकाउंट होता है, रियल अकाउंट होता है, और ये कौन सा अकाउंट होता है, नॉमिनल अकाउंट होता है। इसका जो फाइनल बैलेंस है वो क्लोजिंग कैश या बैंक बैलेंस होता है, यहाँ पे सरप्लस या डेफिशिएंसी होता है। 4 पॉइंट तो ऐसे ही बता दिए मैंने, जो बिना किसी बुक में ही। और क्या हो सकता है, और एक्सपेंसेस में भी यहाँ पे ऑल पेमेंट रिकॉर्ड की जाती है, यहाँ पे ओनली करेंट ईयर पेमेंट रिकॉर्ड की जाती है। तो मैंने 5 पॉइंट बता दिए हैं आपको। आप कहेंगे सर हम इसको कहाँ से पढ़ें, सर ये तो बड़ी परेशानी है। अरे खुद से पढ़िए जरा, आपके पास किताब तो है ना, कौन सी किताब है आपके पास, राठी की बुक होगी, शिवलाल की होगी, वीके कुमावत की बुक होगी, ठीक है, एसपीपीडी की बुक होगी, या बुक नहीं है तो आपके पास परीक्षा बोध या परीक्षा अध्ययन होगा। अब वो भी नहीं है तो फिर आप मुझे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करिएगा, तो मैं आपको इसका डेटा सेंड कर दूंगा, मेरे ऐप में भी मिल जाएगा। सो डोंट वरी, आप इसको खुद से यहाँ पे लिखिएगा। इसमें पूरे में फिल इन द ब्लैंक्स मैंने नहीं लिखा है। और मैं आपको एक दूसरा कारण बताऊं क्यों नहीं लिखा भाई, एक टाइपिंग मैं खुद ही कर रहा था, अभी ये कॉलम खींचो, सब ये बनाओ, टाइम खराब हो रहा था, तो यू कैन प्रिपेयर बाय योरसेल्फ, राइट। ओके, 10वां प्रश्न क्या है, आखिरी प्रश्न है, ये है डिस्क्राइब द सोर्सेस ऑफ इनकम ऑफ नॉन ट्रेडिंग कंसर्न। पढ़ चुके हैं भाई हम अभी, सब्सक्रिप्शन, डोनेशन, एंट्री फीस, इंटरेस्ट, इनकम फ्रॉम एंटरटेनमेंट, रेंट रिसीव एक्सेट्रा। तो ये था 10 क्वेश्चन पीडीएफ फाइल के, और आपको क्या ये 10 प्रश्न ही पढ़ना है, इसके बाहर कुछ भी नहीं आएगा। अब कुछ और बात कर लेते हैं। देखिए 10 प्रश्न तो पढ़ लिए, थोड़ा सा एक नॉलेज और ले लीजिए आप, प्लीज ध्यान से सुनिएगा, प्लीज इग्नोर ना करें आप इसको, ठीक है। कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो और पूछे जा सकते हैं, ठीक है, जो कभी ना कभी आए हैं। जैसे यहां पर हमने क्या लिखा, सोर्सेस ऑफ इनकम, तो डिस्क्राइब द एक्सपेंसेस ऑफ नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। ध्यान से सुनिए, नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अब अगर भाई एग्जाम में खर्चे पूछ लेना तो आप ये मत कह देना कि सर आपने नहीं पढ़ाया है, अरे कुछ भी लिख दो, सैलरी, रेंट, कमीशन, बोनस, एनीथिंग इट कैन बी, सैलरी, रेंट, कमीशन, बोनस, टेलीफोन एक्सपेंसेस, तो खर्चे कुछ भी पूछ सकता है। एक और प्रश्न है, इस बुकों में दिया रहता है, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, वो प्रश्न भी मैंने पीडीएफ फाइल में शामिल नहीं करा है, बट क्योंकि अब आप जब 10 प्रश्न ये पढ़ लेंगे, एक प्रश्न है वो क्या है, डिफरेंस बिटवीन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। ध्यान से सुनिएगा, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड कैश बुक। आप कहेंगे सर ये दिया है क्या यहाँ पे, इन दोनों में तो कोई अंतर ही नहीं होता है। सॉरी, ये वाला नहीं है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का हो गया ना। एक मिनट रुकिए, मैं बुक देखता हूं, एक बड़ा कैश, ऐसा कोई एक क्वेश्चन है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड, हाँ सॉरी मिल गया, रिसिप्ट एंड पेमेंट के बाद एक क्वेश्चन दिया हुआ था, उसको मैंने नहीं लिया। वहां पर था कि भाई इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या डिफरेंस है। इट इज गिवन, राठी की बुक में दिया हुआ है, पेज नंबर 24, मेरी जो बुक है, ऐसी और भी कुछ किताबों में दिया हुआ है।
तो आप इसको देख लीजिएगा। वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, देखना मतलब कि भाई अगर आ गया तो राइट, वैसे नहीं आएगा, मैं बिल्कुल गारंटी बोल रहा हूं नहीं आएगा, फिर भी आप इसको देख सकते हैं। तो हर चैप्टर में ना एक आध प्रश्न ऐसे बताऊंगा जिनको कि आप एडिशनली, आप कहते हैं ना प्लान बी होना चाहिए हमेशा, तो ये आपके लिए प्लान बी का भी काम करेंगे, 1 या 2 क्वेश्चन, बाकी नहीं आएगा। मैं हर बार ऐसे कुछ पॉइंट्स बता देता हूं, ठीक है, कि आप सेफ मोड में रहें, आपको बहुत रिस्क ना लगे। गॉट इट। एक और चीज है, ध्यान से सुनिएगा सभी स्टूडेंट, अब 2 नंबर का क्योंकि प्रश्न आना है एग्जाम में ज्यादा, ठीक है, तो यहां कुछ कीवर्ड्स दिए हुए हैं, सोर्सेस ऑफ इनकम में ही कुछ कीवर्ड दिए हुए हैं। तो एक कीवर्ड और था, जो जैसे इंडोवेंट फंड था ना, ऐसे ही एक कीवर्ड और है, लेगेसी क्या होता है, लिख लीजिए, लेगेसी, ठीक है। इसको मैंने यहां शामिल नहीं करा है, पर क्योंकि वो जैसे इंडोमेंट फंड उन्होंने अलग से पूछा था 2019 में, तो लेगेसी भी पूछ सकते हैं, हिंदी में इसको विरासत कहते हैं शायद, ठीक है ना, ऐसे ही कुछ होगा, तो आप इसका भी पढ़ लीजिएगा। ये एडिशनल पार्ट था जो पीडीएफ में शामिल नहीं किया है, क्योंकि मैंने आपको बता भी दिया, आप इनको तैयार भी कर सकते हैं। बाकी अब आप निश्चिंत रहिए, ठीक है। और तीसरा एक और डिफरेंस आखिरी, रिसिप्ट पेमेंट एंड कैश बुक, इसको भी देख लेना है। तो ये जो मैंने क्वेश्चन अलग से बताया, क्योंकि आपके पास तो वीडियो है, मैं रिकॉर्डेड भी अवेलेबल करवाऊंगा इसको, तो इसको आप देख लीजिएगा ओनली, बाकी कुछ भी नहीं है ऐसा, ओके। और ये इकोनॉमिक स्टेटस वाली थ्योरी जो स्टार्टिंग में ही मैंने पढ़ाई है, 3 नंबर में आराम से पूछी जा सकती है। तो इसमें इस 10-11 प्रश्न जो मैंने बताए हैं, इसके बाहर से आपको इस चैप्टर में कुछ भी नहीं आना है। क्लियर हो गया सभी को, ये बात समझ में आ गई, ओके। तो अब हमारी इस क्लास का टाइम भी बचा हुआ है, सुनिए ध्यान से हिमांशी या अक्षिता। देखिए एक बात और बता दूं मैं, आप लोग इस पीडीएफ फाइल को कॉपी में लिख लीजिए, ठीक है, अभी बहुत टाइम है, इसके आंसर्स खुद से लिखिए हाथ से, ओके। और कैसे लिखना है, टोटल जो भी 20 पेजेस के हो, मैं सजेस्ट कर रहा हूं एक बढ़िया ब्लैंक पेज बढ़िया लीजिए, 50 रुपए खर्च कर दीजिए, कोरे कागज लेकर आइए, उसमें अच्छे से नोट्स बनाइए और इन्हीं नोट्सों को अच्छे से पढ़ लीजिए। अगर आपके अच्छा रिजल्ट नहीं आया ना, तो आप बताइएगा, ओके। या फिर कोई भी कॉपी हो आप हैंड रिटन बना लीजिए, दैट वुड बी मोर हेल्पफुल फॉर यू, ओके। सो थैंक्स फॉर कनेक्टिंग एवरीवन, सी यू टुमारो एट 2 o'clock, लाइव टाइम 2 बजे है। यूट्यूब पर आपको ये वीडियो लाइव मिल जाएगा, आज ही लाइव मिल जाएगा। कितने बजे अभी बता देता हूं मैं, 5 बजे। तो डेली 5 बजे यूट्यूब पर आपको एक लाइव वीडियो जरूर मिलेगा, उसमें कुछ ना कुछ नया सीखने को रहेगा। तो जो भी स्टूडेंट अभी यूट्यूब पर देख रहे हैं, इसको अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें। जिसको भी लाइव जुड़ के पढ़ना है, तो आप ये लाइव जुड़ के भी पढ़ सकते हैं। इस नंबर पे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करिए, 9425305335, ओके। चलिए, थैंक्स फॉर कनेक्टिंग एवरीवन, सी यू नेक्स्ट लाइव सेशन टुमारो, बाय बाय टू ऑल ऑफ यू।